हम लोग यहाँ पे ड्यूल एग्रीमेंट की बात करेंगे। 2020 में जो ड्यूल एग्रीमेंट्स हुए थे, दो टाइप के एग्रीमेंट्स हुए थे। एक हुआ था अब्राहम अकॉर्ड और एक हुआ था जिसका नाम था दोहा एग्रीमेंट। अभी देखिए 2020 में रिजीम चेंज हुई थी यूएस में, तो इसके कारण इसमें दो टाइप के अलग अलग चीज़ें हुई थी। इसको समझते हैं हम लोग पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग में। मिडिल ईस्ट हमेशा से डिस्टर्ब रहा है और हमेशा से मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए नेटो ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली नेटो का एक मेंबर है जिसका नाम है इज़राइल। इज़राइल काफ़ी आक्रामक रहता है। ऑब्वियसली इज़राइल की आदत है कि अगर आप उस पर पत्थर मारेंगे तो इज़राइल पहाड़ उठा के आप पे मारता है। यानी इज़राइल उसके लिए फेमस है और इज़राइल के कारण ही मिडिल ईस्ट में थोड़ी बहुत शांति बनी हुई है। अब देखिए इसमें कैसा था, डोनाल्ड ट्रंप ने लाया था अब्राहम अकॉर्ड और बाइडन ने लाए दोहा एग्रीमेंट। ये दोनों क्या है, फिर हम समझते हैं इसको कि इसमें चाइनीज़ इन्फ्लुएंस क्या है। अब्राहम अकॉर्ड के कुछ पॉइंट्स है जैसे कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रिलेशंस। देखो इसने ये बोला था कि इज़राइल, यूएई और बहरीन के बीच में नॉर्मलाइज होनी चाहिए रिलेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था, यानी एक टाइप का पीस प्रोग्राम था ये, जिसमें कि ये बोला गया था कि भाई लड़ाई झगड़ा छोड़ो, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करो, एक दूसरे के साथ बिजनेस करो, पैसा कमाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, उनका ये कहना था जो सालों से चलता हुआ मिडिल ईस्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि इज़राइल इज सराउंडेड बाय द इस्लामिक कंट्रीज़, तो इनके बीच में रंजिश ना रहे, शांति बनी रहे। तो ऑफिशियली एंड ऑफ द स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट अब्राहम अकॉर्ड्स का मेन पॉइंट था। डिप्लोमेटिक रिलेशन, एस्टैब्लिशमेंट टाइज एंड एम्बेसीज एंड एम्बेसडर। आप एक दूसरे की कंट्रीज़ में एम्बेसीज खोलिए, एम्बेसडर्स खोलिए, एक दूसरे के लोगों को वीज़ा दीजिए, टूरिज्म को प्रमोट कीजिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस की आपस में क्या होते हैं ट्रेड कीजिए। ये सारी चीज़ें अब्राहम अकॉर्ड के तहत थी। फिर आता है जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे वो बहुत कन्फाइंड, ये इसी का पॉइंट था कि टाइज, एम्बेसीज, एम्बेसडर्स वगैरह। इकोनॉमिक कॉपरेशन, फॉस्टर इकोनॉमिक टाइज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बिजनेसमैन है, और जो बिजनेसमैन होता है ना वो लड़ाई झगड़े में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, वो बिलीव करता है नोट गिनो। बाइडन साहब जो है, बाइडन साहब है टिपिकल पॉलिटिशियन। उनका तो ये कहना है कि अपने पावर स्ट्रगल को कभी कम मत होने दो और अपने पावर को सबसे सुप्रीम बना के रखो। तो इनका ये कहना था कि इकोनॉमिक कॉपरेशन होना चाहिए, तो आपस में बिजनेस करो, लड़ाई झगड़ा करने के बजाय इधर उधर इतना गोला बारूद में पैसा खर्चा कर रहे हो, उससे अच्छा अपने सेटअप्स, अपना बेस, अपनी रूट्स को मजबूत करो। सिक्योरिटी कॉपरेशन एनहेंसेस सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। देखो इराक, सीरिया हमेशा डिस्टर्ब रहता है, तो उससे रिलेटेड नेटो के साथ इनका ये कहना था कि मिडिल ईस्ट को मिल के काम करना चाहिए, जिससे सीरिया में हम रेडिकलिस्ट को ख़त्म कर सके और वहाँ पर भी हम डेमोक्रेसी लाके वहाँ पे भी एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सके। बहुत हो गया इराक सीरिया की लड़ाई, क्योंकि इसमें सबका पैसा जा रहा है, सबकी इकोनॉमी ख़राब हो रही है। आज की डेट में यूएसए स्टक है। यूएसए की देखो, हम बोलते हैं ना वर्ल्ड पावर होना बड़ी गर्व की बात है, वर्ल्ड पावर होना बहुत सरदर्द की बात है। कोई यूएस से ये समझ सकता है, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है यूएस को इंटरफेयर करना पड़ता है। अब चल रहा था ताइवान का, ताइवान में इंटरफेयर किया उसने। अब वहाँ से ले दे के अब रशिया यूक्रेन हो गया। अब रशिया यूक्रेन में वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। पैसा किसका जा रहा है भाई? यूएस का जा रहा है, नेटो का जा रहा है। तो इकनॉमी कमज़ोर हो रही है। उसके बाद अब उसने सोचा चलो यूक्रेन, रशिया में यूक्रेन को बोला अच्छी कि तुम कुछ कब्जा कर लो, वो लोग ने कब्जा किए, बैठो टेबल पे और सॉर्ट आउट करो मैटर को। यहाँ पे हमास ने गड़बड़ कर दिया, हमास और इसराइल का शुरू हो गया। मतलब अमेरिका हमेशा कहीं ना कहीं ग्लोब में किसी न किसी कोने में कोई ना कोई चीज़ के एंगेजमेंट में रहता है। यानी उसके आधे से ज़्यादा फोर्सेस जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड बटी हुई है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड को स्ट्रिक्टली क्यों नहीं फॉलो किया। देखो अब्राहम अकॉर्ड को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया, उसके पीछे रीज़न था चाइना की हमेशा से एक बात रही है कि उसको यूएस को हराना है। अब यूएस को हराने का तरीका क्या है? इतने जल्दी तो इतनी बड़ी इकोनॉमी वो बन नहीं सकता, तो एक काम करो, सामने वाले को नीचे उतारो। अगर आप सीढ़ी पे चढ़ नहीं सकते उसके पायदान पे, तो उसके पाँव खींच के उसको नीचे के पायदान में ला दो, या तो अपने बराबर ला दो या तो अपने से नीचे उतार के उसको फेंक दो और खुद चढ़ जाओ। ये चीज़ चाइना करता। तो चाइना ने क्या किया? दिस एग्रीमेंट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर चाइना, ये मेरा एनालिसिस है, बिकॉज अंटिल यूएस ट्रूप्स एंड नेटो विल बी बिजी इन मिडिल ईस्ट इट कैन फ्लरिश इट्स इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमी खर्चा हो रही, इसकी थोड़ी खर्चा हो रही। इसके तो हाथ खुले हैं, कमाओ, बिजनेस करो, एशिया पे कब्जा करके रखो, एशिया पे राज करो, सबको अपने प्रोडक्ट बेचो, बाल्टी चम्मच ढक्कन हर टाइप का, ठीक है। बाय द कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स वी अपॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो उसकी वेपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, देखो वो ना क्या चाहता है कि जैसे लॉकहीड मार्टिन है यूएस का,
हमको ऐसी ब्रांड बनना है, चाइना का कहना बिल्कुल अच्छी बात है, हर देश को ये चीज़ सोचनी चाहिए, कंपटीशन रहना चाहिए। बट कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को विचलित करो, ये भी थोड़ी गलत है। वो इंडिया के साथ भी ऐसी चीज़ करता है, ये कॉमन है चाइना के इफेक्ट। चाइना क्या कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ता, चाइना क्या करता है इकोनॉमिकली आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है। फिर आ जाता है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विल बी अ पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बाय वेपन सप्लाई टू द मिडिल ईस्ट इस्लामिक कंट्रीज। उन्हें अच्छे से मालूम है कि मिडिल ईस्ट इस्लामिक कंट्रीज के पास पैसा बहुत है, हथियार बेहद खरीद सकते हैं। एक काम करो, ये एरिया को डिस्टर्ब रखो, अपने हथियार बेचते रहो। कुछ कंट्रियाँ हैं जो नेटो की मेंबर है, अदरवाइज तुम बाकी कंट्रीज़ को देखो मिडिल ईस्ट की, तो जैसे ईरान, उसका 36 का आंकड़ा है यूएस के साथ, नॉर्थ कोरिया 36 का आंकड़ा है यूएस के साथ। एक काम करो, इनको सप्लाई करो, इनको अपना ग्राहक बनाओ, फ्री में पहले वेपन्स दो, इनको आदत डाल दो, बाद में ये अपने से खरीदेंगे। ये यूएस को मेरे वेपन्स से दिखाएंगे। मतलब एक टाइप से ना, जो रशिया यूक्रेन का वॉर भी आप देख रहे हो या इजराइल हमास का भी वॉर देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ना हर कंपनी, हर कंट्री अपने वेपन्स को फ्री में या बेच रही जो है, वो एक्चुअली उसके वेपन की क्वालिटी को टेस्ट कर रही है। वेपन क्यों बनाए जाते हैं? लड़ाई के लिए। तो लड़ाई कराओ और लड़ाई में अपना वेपन टेस्ट करो कि आपका वेपन कितना इफेक्टिव है और आप उसमें क्या कैलिब्रेट करें। मतलब उन्होंने लड़ाई के मैदान को एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बना के रखा। ये था अब्राहम अकॉर्ड। अब चाइना ने क्या किया वो मैंने आपको समझा दिया। दोहा एग्रीमेंट क्या था? कई लोगों ने मेरे को ये बात बोले, आज मेरे स्टूडेंट्स ने कई ने पूछे कि सर अमेरिका को जब अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी लाना नहीं था तो अमेरिका अफ़गानिस्तान में घुसा ही क्यों? अमेरिका अफ़गानिस्तान में इसलिए घुसा कि अमेरिका को ये लगा कि पाकिस्तान में तो मैं अपना बेस नहीं बना सकता, अफ़गानिस्तान पूरा कब्जा करके अफ़गानिस्तान को ही अपनी एक कॉलोनी और बेस बना लेता हूँ, वहाँ से मैं चाइना को टारगेट करूँगा। इतने दूर से मिसाइल भेजने के बजाय, इतने कॉन्टिनेंट्स पार करने के बजाय मैं एक काम करता हूँ, नज़दीक आ जाता हूँ, नज़दीक से फायर करूँगा, तो ज़्यादा चाइना डरेगा। गड़बड़ ये हो गई कि बाइडेन साहब जब आए डोनाल्ड ट्रंप के बाद, तो उन्होंने बोले अब्राहम अकॉर्ड को साइड में डालो, एक नया अकॉर्ड बनाते। उन्होंने बनाया दोहा एग्रीमेंट। दोहा एग्रीमेंट में 2020 में ही बनाए, ये भी मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या बोलता है? अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस। उन्होंने सबसे पहले बोला कि काम करते हैं, अगर हम पूरी तरह से अफ़गानिस्तान में एंगेज रहेंगे तो साउथ चाइना सी में जो फिलीपींस हो गया या ताइवान हो गया, जिसके ऊपर जो धमकी देता है चाइना, तो हमारे हाथ बंद गए, क्योंकि आपका सारा फंड, सारी लड़ाई का पैसा, सारा इक्विपमेंट, सारा आर्टिलरी, सारी शेल्स तो अफ़गानिस्तान में खर्चा हो रही। तो यहाँ पे उन्होंने बोले काम करते हैं, तालिबान के साथ पीस प्रोग्राम करते। पर पीस की कुछ शर्तें थी। पहली शर्त, तालिबान को ह्यूमन राइट्स का पालन करना पड़ेगा। टू बी वेरी फैक्ट, अब तालिबान काफ़ी सुधर गया है, तालिबान अभी समझदार हो गया। वो तालिबान ठीक है, उनके अपने कानून होंगे, पर फिर भी तालिबान अब सब देशों के साथ मिलजुल के चलने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। ये एक शुरुआत है कि एक ऐसी कंट्री जो वॉर टोन कंट्री थी कई सालों से, आज वो धीरे धीरे सुधर रही है। काफ़ी समय लगेगा, 50 साल और लगेंगे उसे ऐसे लेवल पे आने। अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस बिटवीन यूएस एंड तालिबान। देखो ये पीस प्रोसेस ना यूएस के साथ था, क्योंकि वहाँ पे आर्मी किसकी ज़्यादा थी? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यूएस की थी। यूएस की, अब नेवी तो हो नहीं सकती क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है वो, बट आर्मी एयरफोर्स वहाँ पे थी। अब यहाँ पर यूएस का पैसा भरमार खर्चा हो रहा था। एक तो यूएस जो है वो नेटो को पालता है, यूएस जो है वो यूरोपियन यूनियन में भी अपना दखल देता, और वो अपने आप को सबका बाप समझता है। तो दुनिया में कहीं पे भी कोई भी कला होती तो ये भाई साहब पहुँच जाते हैं मध्यस्थता कराने, या तो हथियार दे के करवाते हैं या तो आपस में बैठ के पीस प्रोग्राम करवाते हैं। तो इसके कारण सुपर पावर होना भी एक सरदर्द है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ फॉरेन प्रोसेस। देखो फॉरेन प्रोसेस एंड ट्रूप, ये ट्रूप्स को विड्रॉ करना अफगानिस्तान से, टोटली अमेरिका ने अपनी आर्म फोर्सेस को वहाँ से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि पीस पैक्ट साइन हुआ था। एक टाइप से दोहा एग्रीमेंट जो है कतार में हुआ था, ये एक पीस पैक्ट था। इसमें तालिबान भी एग्री हुआ, ठीक है आप हमारा देश अगर छोड़ के जाते हैं तो हम देश को अच्छे से संभालेंगे, ये हम लिख के देते हैं आपको, ठीक है। तालिबान कमिटमेंट्स, तालिबान को कुछ कमिटमेंट्स देने थे। पहला कमिटमेंट, तालिबान को अपने यहाँ से किसी भी टेररिस्ट ग्रुप की एक्टिविटी को किसी भी दूसरे स्टेट होड या फिर किसी भी दूसरे राष्ट्र के अगेंस्ट नहीं होने देना था। इस कारणवश तालिबान ने ये लिखित दिया। और आज तुम देखो टीटीपी बोलते हैं हम, तो टीटीपी इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट अपलिफ्टेड बाय अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अपलिफ्टमेंट नहीं है, वो एक पर्टिकुलर एरिया है बलूचिस्तान का, उसके आसपास की एक छोटी सी यूनिट है, एक छोटी सी मिलिशिया रिबेल ग्रुप है ये। तो ये वहाँ का है, इट इज़ नॉट सपोर्टेड एंड फंडेड बाय तालिबान, क्योंकि तालिबान को अच्छे से मालूम है मैंने दोहा एग्रीमेंट साइन किया है, नहीं करूँगा तो वापस नेटो आ जाएगी, वापस हमारा तख्ता चला जाएगा।
तो ये बात उसको बहुत अच्छे से मालूम है, तो उसका डायरेक्ट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। लोग बोलते हैं अफगानिस्तान का इंटरफेरेंस टीटीपी के पीछे अफगानिस्तान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दिस इज़ अ रेबल ग्रुप विच वांट्स टू फ्री सिंध प्रोविंस एंड ऑल्सो बलूचिस्तान। इंट्रा अफगान डायलॉग्स मतलब अब जो तालिबान जो भी बात करेगा वो यूएस के साथ करेगा और किसी के साथ बात नहीं करेगा। इन टर्म्स मतलब कोई भी अगर उसको चेंजेस लाना है, रिजीम चेंज लाना है, या फिर कोई डेमोक्रेटिक रेजोल्यूशन लाना है, या फिर इलेक्शंस कराने की सोच रहा है, कुछ भी करने की सोच रहा है, तो हर चीज़ पे अब तालिबान के अमेरिका की नज़र रहेगी। हर टाइप का जो भी वो बिज़नेस कर रहा है वो अमेरिका को मालूम होना चाहिए। अब अमेरिका ने उस पर नज़र रखने के लिए क्या किया, इंडिया की तरफ देखा, भैया तुम नज़र रखो, तुम्हारे काफ़ी नज़दीक है। इंडिया बोला भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इंडिया और अफगानिस्तान के आज अच्छे रिलेशन है, अफगानिस्तान को खाना लगता है, रोटी लगती है, अनाज लगता है, इंडिया भेजता है। और अफगानिस्तान खुद बोल रहा है इंडिया को कि आपके यहाँ से जैसे आप रेलवे का सिस्टम है, हमारे यहाँ पे भी प्लीज़ रेलवे का सिस्टम आप बना के दो। इंडिया बोला अच्छी बात है, आप तरक्की करना चाहते हैं, आपके लोग अच्छे से ट्रैवल कर सके, आपके लोगों को सुविधा मिल सके, क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मानवता है। और इसमें इंडिया को बिजनेस भी मिलता है, क्योंकि रेलवे कॉन्ट्रैक्ट जब तालिबान से मिलेगा तो तालिबान उठाएगा ये पैसा वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक से जब वो पैसा उठाएगा, और पैसा उसको गारंटी कौन उठवा के देगा? खुद की तो गारंटी नहीं, खुद की तो कोई अभी रिकॉग्नाइजेशन वाली सरकार है नहीं, वो करवा के देगा उसको अमेरिका। तो अमेरिका की गारंटी पे जो उसको पैसा मिलेगा वो पैसा इंडिया को मिलेगा इन डॉलर्स, तो इंडिया को बिजनेस भी मिल रहा है। और वो अफगानिस्तान का पॉइंट है कि वो लोन कैसे पटाता, बट वैसे तो तालिबान को लोन कोई नहीं देगा वर्ल्ड बैंक, मगर अमेरिका की गारंटी पे देगा, क्योंकि अमेरिका के साथ ये रेजोल्यूशन 2 एग्रीमेंट साइन हुआ है। फिर आता है ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। देखो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान ने इसको समझा नहीं है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तालिबान में भी रिजीम कभी भी उनका भी तख्ता पलट उन्हीं के लोग कर सकते हैं। हर गवर्नमेंट में एक जयचंद होता है, तालिबान में भी रहे होंगे, हम नाम नहीं जानते उनका, क्योंकि हम उनकी पॉलिटिक्स को इतना डीपली स्टडी नहीं करते, क्योंकि हम अभी भी उनको किसी राष्ट्र के तौर पे हम उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। इवन कोई कंट्री उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती आज की डेट में, क्योंकि उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। और इनका मानना है या तो डेमोक्रेसी रहे, या तो कम्युनिस्ट कंट्री है वो, या तो वो सोशलिस्ट है। अगर ये 3 ही पैटर्न में है तो ही वो कंट्री को हम यूएनओ के तहत बैठा सकते हैं, सिटिंग मेंबरशिप दे सकते हैं। अभी हम बैठने देते हैं यूएनओ में अफगानिस्तान को, नो डाउट, बट अफगानिस्तान कैन नॉट कंट्रीब्यूट इट्स मेजर पार्ट एज इन द टर्म ऑफ एज अ टर्म ऑफ कंट्री, क्योंकि वो कंट्री है मगर रिकॉग्नाइजेशन अभी भी उसको, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अभी हम वैसा नहीं बोल सकते अफगानिस्तान, क्योंकि उनका अभी तक कोई संविधान नहीं। मैंने आपको पिछले शरिया केस में बताया था, वहाँ शरिया के कानून चलते हैं, शरिया के कानून को उन्होंने डेमोक्रेटिक वे पे ब्लेंड नहीं किया अभी तक, जो कि सिंगापुर वगैरह दूसरी कंट्रीज़ ने किया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन्होंने किया है ब्लेंड उसे। अब यहाँ पे दिस पॉइंट स्टिल इज़ इन प्रोग्रेस एंड द डेमोक्रेसी एंड इट वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अनटिल बाय द यूएनओ इफ़ देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक रूल। यानी अभी तक उनकी कोई ऐसी, मतलब आप वो नहीं बोल सकते, सदन वदन भी कुछ इस प्रकार से स्पेसिफिक नहीं है कि जहाँ पे अपोजिशन पार्टी के लीडर अपोजिशन पार्टी बैठे हुए हैं और ये बैठे हुए हैं। अभी तो वहाँ पे तालिबान का ही राज चल रहा, तो वहाँ पे कोई अपोजिशन तो है ही नहीं, पावर में भी तालिबान है, अपोजिशन में भी तालिबान है, दोनों साइड वो बैठा हुआ है। अब इसको समझते हैं कि रशिया, यूक्रेन और हमास और इजराइल का वॉर क्यों हुआ, ये दोनों एग्रीमेंट मैंने आपको समझा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा बहुत ईजीली। ये सारे एग्रीमेंट्स ना चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि चाइना अपने आप को ना सबसे बड़ा वेपन सप्लायर बनाना चाहता है। लड़ाई करो, चाइना का माल लो, अमेरिका से आधे रेट में दूंगा, वो ये बोलता है, और अमेरिका से अच्छी क्वालिटी भी दूंगा, ये भी बोलता है। होंगे उसके वेपन, उसके बारे में हमें डिटेल्स नहीं मालूम। दिस मेड चाइना इंटरवीन, ये मेरा एनालिसिस है, दिस मेड चाइना इंटरवीन इन द मिडिल ईस्ट अगेन एंड इग्नाइटेड हमास अगेंस्ट इजराइल। देखो हमास ने जब रॉकेट लॉन्चेस किया था ना, वो जितने रॉकेट लॉन्चर्स थे, जब इजराइल ने ये बात को निकाला, डिटेल निकाला, दे वर ऑल चाइनीज़, दे वर मेड फ्रॉम चाइना, मेड इन चाइना। इसका मतलब है चाइना ने ईरान के रूट से, पाकिस्तान से ईरान के रूट से हमास को वो सप्लाई किया। हूती रेबल्स को भी वही सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि अगर मैं इनको सपोर्ट करता हूँ तो अमेरिका जो अभी डिसएंगेज हो गया था अफगानिस्तान से, और ये सोच रहा था कि साउथ चाइना सी में आकर वो ताइवान को मदद करेगा और चाइनीज़ इंटरफेरेंस को कम करवाएगा अगेंस्ट जो एग्रेशन जो चाइना हमेशा बताता है फिलीपींस के अगेंस्ट, बहुत सारी कंट्रीज़ के अगेंस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट है। अब
गड़बड़ यहाँ पे हो गई। गड़बड़ यहाँ पे हो गई कि अमेरिका वापस एंगेज हो गया। फिर अमेरिका ने ये सोचा कि क्यों ना हम बांग्लादेश में अपना कोई एक सैन्य अड्डा बनाया जाए। अब वहाँ पे ऐसा हो गया, शेख हसीना ने नहीं बोल दी, तो अमेरिका ने क्या किया, शेख हसीना की सरकार को उड़वा दिया। उड़वा के उसने ये सोचा कि जो नई सरकार आएगी वो मेरे को सपोर्ट करेगी डेफिनेटली। अब नई सरकार सूंघी नहीं रही, नई सरकार तो मार्केट मचाने में बिजी है ना, इसको मारो उसको मारो, इसको काटो उसको काटो, इसके देश वालों को पकड़ो इसके धर्म वालों को पकड़ो, उसी में बिजी है। बल्कि जो इंसान वहाँ पे बना है इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ नोबल अवार्ड विनर। कोई एंगल से मेरे को चेहरे से नोबल अवार्ड विनर नहीं लगता, ऐसा लगता है उसने खरीद के लिया है नोबल अवार्ड। अगर नोबल पर्सन होता ना तो वो थोड़ा सा देश को संभालता, शांत करता, तो शांति नहीं कर रहा है, वो होने दे रहा है। और वो भी अमेरिका की कठपुतली, क्योंकि अमेरिका ने उसको बैठाया वहाँ पर। इसलिए बैठाया अमेरिका ने इंडिया को वार्न करने के लिए कि देख तेरे आगे सरकार उड़ा दूंगा ऐसी जैसे इनके यहाँ के उड़ाया ना, तो तू एक काम कर, तू मेरा सपोर्ट कर रशिया यूक्रेन के मामले में और चाइना के अगेंस्ट बोल। इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब चाइना हमला करेगा ना तो अमेरिका जल्दी बचाने नहीं आएगा। दिख गया था हमको चाइनीज़ वॉर के समय, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि आपके हमको फाइटर प्लेन्स दीजिए, हमारे पायलट्स उसको चलाएंगे और हम चाइना के ऊपर थोड़ा सा एक हमारे पार्ट का भी एग्रेशन दिखा सकते हैं। उसे नहीं बोल दिया था। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, अमेरिका सगा है सिर्फ एक चीज़ का, जहाँ से पैसा मिले, जहाँ से जो मेरी बात सुनेगा ना मैं उसका सगा हूँ। और इंडिया किसी की बात नहीं सुनता, इंडिया एकदम तटस्थ है किसी के साइड में। नो डाउट रशिया भी बचाने हमें नहीं आएगा, क्योंकि रशिया भी अगर इंडिया चाइना के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है या इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है तो रशिया भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे इंडिया बिहेव किया है, न्यूट्रल रहेगा। क्योंकि रशिया को अच्छे से मालूम है कि इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। अभी अजीत डोभाल साहब गए थे, उन्होंने ये बताया कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से क्या बातचीत हुई। पर्सनली उन्होंने ब्रीफ किया व्लादिमीर पुतिन को, और पुतिन को ये समझाया कि भाई हमने आपको एक पीस प्रोग्राम तैयार करके ला के दिया। देखो आज से पहले ना इतने सारी मीटिंग होती है, स्विट्ज़रलैंड वगैरह जिनेवा में होती है, वो लोग सब आते हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं रशिया को, चले जाते हैं। चाइना आता है, चाइना वो बुझी हुई आग में बोलते हैं ना, वो चूल्हे में वो फू 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 करके क्या बोलते हैं, चिंगारी भड़काने का काम, वो चिंगारी भड़का के चले जाता है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन दिया है कि ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स अगर आप और वो दोनों बैठ के बात करते हैं तो आप दोनों के बीच में ये इमीडिएट वॉर ख़त्म हो सकता है। दूसरा पॉइंट, रशिया को खतरा है नेटो से। अब इसमें ना नेटो की गलती नहीं है, लोगों को ये बात मालूम नहीं है। नेटो ने यूक्रेन को खुद शामिल होने नहीं बोला, कोई इनविटेशन नहीं दिया। यूक्रेन के जेलेंस्की साहब ने खुद अप्लाई करी कि मेरे को नेटो का पार्ट बना। किसी दिन बताऊंगा कि नेटो है क्यों बनाया गया नेटो, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। लोगों को लगता है वो सिर्फ हमला करने के लिए बनाया गया, नहीं, उसके पीछे दूसरा कॉन्सेप्ट है। नेटो बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। उसको अगर आप समझोगे ध्यान से तब आपको समझ में आएगा कि नेटो क्यों बनाया गया, क्यों नॉर्थ अटलांटिक का ऐसा ट्रीटी साइन की गई, क्यों इतनी सारी कंट्री शामिल हुई, क्यों हर कंट्री शामिल होना चाह रही है यूरोप की, रीज़न क्या है। क्यों अब उसने नहीं बोला कि मेरी बाउंड्री स्ट्रेच करो, 32 कंट्री अपने आप नहीं हो गई, 32 कंट्रियों ने अप्लाई किए, तो यूक्रेन था। अब ये बात रशिया को अच्छे से मालूम था कि यूक्रेन बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। अगर यूक्रेन बन जाता है उसका नेटो का मेंबर तो उससे रशिया और बेलारूस दोनों को खतरा है, क्योंकि नेटो का इंटरफेरेंस यहाँ तक पहुँच जाएगा। देखो नेटो का इंटरफेरेंस वहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पूरे के पूरे अगर अमेरिका अगर यूक्रेन में बना लेता है तो रशिया को भी कंट्रोल कर सकता है और वहाँ से कुछ हद तक नॉर्दर्न चाइना के रीजन्स को भी कंट्रोल कर सकता है, जहाँ सबसे ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और मिलिट्री फैक्ट्रीज और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स है चाइना की। ध्यान से कभी वर्ल्ड मैप निकाल के बैठना और ध्यान से समझना उसको, तब आपको समझेगा। नाउ इग्नाइटिंग फायर, अगर हम यहाँ देखें ना तो चाइना क्या कर रहा है, 106, 166 और 146 और 156 कैलिबर के गोले जो कि यूज़ किया जाता है इसमें आपकी आर्टिलरीज में, आर्टिलरी शेल्स बोलते हैं उसको, वो ख़त्म हो रहे। तो उसने क्या बोला भेजे से नॉर्थ कोरिया को, तुम तो बेचते रहते हो, काम करो, अनाज पानी तो तुमको देता ही है रशिया, उसको बोलो मैं तुमको गोला बारूद देता हूँ। तो नॉर्थ कोरिया के पास इतना पैसा तो है नहीं, तो नॉर्थ कोरिया को चाइना ने बोला हम तुमको फंड करते, हमारा गोला बारूद तुमको देते, डबल रेट में बेचो, आधा तुम रखो क्योंकि तुम्हारा तो कुछ बनाना हुआ नहीं, आधा हम रखते और रशिया को देते जाओ, रशिया ठोकते जाएगा यूक्रेन के ऊपर।
ये इनडायरेक्ट फंडिंग बोलते हैं इसको। ईरान को भी उसने बोला ड्रोन सप्लाई करो, ईरान ने बोला इतना फंड्स नहीं है, कोई बात नहीं हम दे देते हैं आपको, चुपचाप से बनाओ, दो रशिया को चिपकाओ। ऐसा नहीं कि ये बात रशिया नहीं जानता, ये रशिया बिल्कुल ये बात जानता है। इससे आप नोटिस करो, रशिया ने अभी बीच में बोला था कि अगर पीस समिट होता है, पीस प्रोग्राम होता है, तो उसमें मैं 3 कंट्रीज़ को चाहूँगा। ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला नाम उसने इंडिया का लिया, दूसरा नाम उसने ब्राज़ील का लिया, तीसरा लिया उसने चाइना का नाम। और सोचो उसने फर्स्ट प्रेफरेंस इंडिया को दिया, कि उसको अच्छे से मालूम है चाइना मेरा दोस्त नहीं है। चाइना आज मेरे से तेल ले रहा है क्योंकि मेरी मजबूरी है, और उसको तेल बेच भी रहा है रशिया, क्योंकि उसकी मजबूरी इसलिए है कि अगर बेचेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो वो लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। अब इंडिया क्यों खरीद रहा है? क्योंकि भाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन में हम जो ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें मिडिल ईस्ट वालों ने अपना रेट बढ़ा दिया है इसका क्रूड ऑयल का, तो हम क्रूड ऑयल वहाँ इतने महंगे में नहीं खरीद सकते अपने देश के लोगों के लिए, तो हमको तो रशिया से खरीदना है, भर भर के लेना है। और इंडिया भी चंट, इंडिया लाता है वहाँ से क्रूड ऑयल, अपने यहाँ प्रोसेस करता और चिपका देता है यूरोप में। यूरोप वाले उसको लेते, बोलते कि हम डायरेक्ट रशिया से नहीं लेंगे। भाई तुम रशिया से नहीं लोगे, पर तुम इंडिया में जो क्रूड ऑयल आया उसको इंडिया ने प्रोसेस किया। और कहीं से भी यूरोपियन यूनियन के चार्टर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रशियन ऑयल अगर किसी दूसरी कंट्री में प्रोसेस किया जाता है और वो यूरोप को बेचा जाता है तो वो गैरकानूनी माना जाएगा। बीच में वहाँ के सेनेट ने बोले थे कि इंडिया से ऑयल नहीं लेना चाहिए, इंडिया रशियन ऑयल बेच रहा है। इंडिया ने बोला मेरे यहाँ पे ऑयल आता, मैं उसको प्रोसेस करता हूँ, प्रोसेस करने के बाद मैं अपनी काउंटेशन और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बेच रहा हूँ। और आपके चार्टर में कहीं नहीं लिखा है कि रशिया का मंगाया हुआ ऑयल इंडिया अगर या कोई दूसरी कंट्री लाती है और वो अगर किसी को एक्सपोर्ट करती है तो इलीगल है। कभी पढ़ना, रेजोल्यूशन चार्टर है जो कि इसमें लिखा हुआ है आपके यूरोपियन यूनियन के। इसमें यूरोपियन यूनियन का मेरे ख्याल से वो सेक्शन 7 या सेक्शन 8 में आपको वो चार्टर मिलेगा, स्पेसिफिक चार्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कोई इलीगल नहीं कहलाएगा, कोई भी किसी को भी बेच सकता है। तभी तो यूएई जो है वो पाकिस्तान को भी बेचता है, इंडिया को भी बेचता है, चाइना को भी देता है, ताइवान को भी देता है। भाई चाइना को भी देता है, ताइवान को भी देता है, वही दोनों को दे रहा है। ईरान भी वैसे ही करता है, सबको बेचता है। ईरान क्या, गल्फ़ कंट्रीज जो है, ईरान क्या है, यूरोप में नहीं बेचता हूँ, यूरोप में भी क्रूड ऑयल देता है। इतना गाली बकता है अमेरिका ईरान को, तब भी ईरान से तो लेता है ना इनडायरेक्टली, फ्यूल तो लेता है, ऑयल लेता है, नेचुरल गैस लेता है, क्रूड ऑयल लेता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब देखो चाइना को अच्छे से मालूम है कि मेरे हाथ बंधे रहेंगे ना, मैं घिरा रहूँगा ना तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। वो क्या करता है, अमेरिका को हर बार एंगेज कर देता है, जा तू इजराइल हमास में एंगेज हो जा। अभी तक अमेरिका को सोचा था रशिया यूक्रेन में एंगेज हो, ठीक है मैनेज कर लेंगे। अब एक नया वॉर फ्रंट खुल गया, इजराइल हमास। मतलब अमेरिका आपका फंड खर्चा करा, इकोनॉमी तोड़ो, जो उसके पास हथियार है देते जा। भाई हथियार नया बनाने में भी पैसा लगेगा, घर जो आपका डॉलर है वही खर्चा होगा, आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होंगी। चाइना की इकोनॉमी बढ़े चाहे ना बढ़े, पर चाइना की इकोनॉमी अपने आप आपकी इकोनॉमी से बढ़ती हुई दिख जाएगी। ये चाइना करता है। तो ये मैंने आपको आज बताया कि ये रीज़न क्या है, ये दोनों अकॉर्ड्स बताने के पीछे, और फिर आपको चाइना की पॉलिसी और ये वॉर्स क्यों हो रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं। तो अगर सरकार डोनाल्ड ट्रंप की आती है तो ये बात याद रखिए, दोहा एग्रीमेंट तो जो चल रहा है वो चल रहा है, दोहा एग्रीमेंट तो साइंड है। दोहा एग्रीमेंट का कोई संबंध एक्चुअल में डायरेक्टली बोला जाए तो रशिया यूक्रेन या इजराइल हमास के वॉर से नहीं, मगर अब्राहम अकॉर्ड्स का रिलेशन गल्फ़ वॉर में, गल्फ़ कंट्रीज़ में कोई भी जगह, अभी हमास इजराइल का जो चल रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ है, यहाँ पे जो भी चीज़ चलेगा या जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ पीसफुली अगर रखना है तो अब्राहम अकॉर्ड्स वापस डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रेस करेगा। क्योंकि अमेरिका की जो भी रीसेंट गवर्नमेंट है उसने, यानी बाइडेन साहब की जो गवर्नमेंट है उसने दोहा एग्रीमेंट को ही लागू करके रखी है। अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत, अगर आप अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत रहते तो आप हमास को आप क्लियरली बोलते भैया हमारा ऑलरेडी पीस रेजोल्यूशन साइन हुआ है, तुमने जो लोगों को उठा के लेके गया तुम वापस कर दो, बात ख़त्म करो। पैलेस्टीन से डायरेक्ट बात करता, मगर बाइडेन ने पैलेस्टीन से बात नहीं की। कारण उसके पीछे, क्योंकि हमास और पैलेस्टीन को चाइना फंडिंग कर रहा है ईरान के थ्रू, हूती रेबल्स के थ्रू। तो ये मिलिशियास को कौन स्पॉन्सर करता है, कौन करता है? वो ऑब्वियसली वही देश करता है जो दूसरे देश को इकोनॉमिकली कमज़ोर करना चाहता है, या तो वॉर के ज़रिए या तो उसको वॉर में उलझा के। तो ये कहानी मैंने आपको पूरी समझाई है अब्राहम अकॉर्ड्स और दोहा एग्रीमेंट के तहत, और साथ में ये क्यों चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। ये ड्यूल एग्रीमेंट एक ही साल में 2020 में साइन किए गए। कमाल की बात है, एक साल में दो अलग अलग प्रेसिडेंट ने दो अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए,
एक ने धंधे पानी की बात किया, दूसरे ने विड्रॉल की बात किया, पर दोनों ही एग्रीमेंट में दोहा एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब्राहम अकॉर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप के बाद जाने के बाद ठंडे बस्ते में चला गया। तो अब्राहम अकॉर्ड्स फिर से होगा, ये उम्मीद है, और शायद शांति आ जाए। मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा कि नेटो क्यों बनाया गया, क्या कारण है, क्या उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। नेटो को लोग ये बोलते हैं कि वो इंटरनेशनली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबके ऊपर राज करती है, धमकी देती है। देखो, वो धमकी नहीं देती, वो पहले इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, उसको कई देशों ने मिल के बना दिया। जब सब एक साथ बोलते ना, एक उंगली से ज़्यादा ताकतवर क्या है, 2 उंगली, फिर 3 उंगली, फिर 4 उंगली, फिर 5 उंगली। पर अगर ये 5 उंगली मुट्ठी बन जाए ना, तो ये ज़्यादा ताकतवर है। ये 5 उंगली और उस एक उंगली से भी ज़्यादा ताकतवर है जो पहली उठी थी। इसके साथ आप लोगों को मैं यहीं पे अपने एडिटोरियल का विराम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ों को समझेंगे। जो पॉइंट्स मैंने अब्राहम अकॉर्ड्स और दोहा एग्रीमेंट के निकाले हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, प्लस अलग से मैं आपको भेज दूँगा, तो वो आप उसको पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और कमाल की बात है, 2020 में ये दोनों ही एग्रीमेंट्स हुए, एक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया, और दूसरा वाला जो था वो इम्प्लीमेंट आधा हुआ, आधा नहीं हुआ। इसलिए गल्फ़ में वॉर चल रहा है, इसलिए अभी भी रशिया यूक्रेन का वॉर चरम सीमा पे चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो है कुछ शांति ला ले, शांति आ जाए। इंडिया के कोई भी देश हो, मेरा ये कहना है कि चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर है, चाहे इजराइल हमास का हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। धंधे पानी पे कॉन्सेंट्रेट करो। नोट्स बड़े सुंदर होते हैं, नोट्स की खुशबू सूंघो, खुश रहो, अपने देशवासियों को खुश रखो, पर कैपिटा इनकम उनकी बढ़ाओ, खुशहाल ज़िंदगी दो उनको। सुंदर सा प्लानट है, सब पैसा कमाए, सब अपनी फैमिली के साथ घूमें, अच्छा खाए पिए, एंजॉय करे, अच्छी गाड़ी में रहे, अच्छे घर में रहे, ह्यूमन राइट्स का पालन हो। ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो अंत में मैं यही बोलूँगा, लड़ाई या युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है। युद्ध केवल और केवल बर्बादी लाता है। तो समझदार बने और सही राह चुने। धन्यवाद।